अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय भाग 3। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है, उसका आधार वर्ष क्या है और उसे किस तरह मापा जाता है, उसके क्या क्या मानक है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में याद रखिएगा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम राष्ट्रीय आय। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो उसको जरा लिखिएगा। यदि महिलाओं द्वारा कोई घरेलू कार्य किया जा रहा है, खाना बनाना, कपड़े धोना, और उसके बदले में उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, तो वह राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा। दूसरा, पुरानी वस्तुएं, कार, गाड़ी, बाइक, अगर उसको बेचने के बाद आपको इनकम हो रही है, वो भी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा। तीसरा, शेयर बाजार से इनकम, जो शेयर बाजार से इनकम हो रही है वह भी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा। चौथा, वजीफा, मतलब स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है वह भी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा। पांचवा, पेंशन, यह भी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो एग्जाम में जीडीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा जो देश की घरेलू सीमा है उसके अंदर जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, देश की घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है एक वित्तीय वर्ष में, उसे कहा जाता है जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिक द्वारा एक निश्चित समय सीमा अवधि में सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जब देश के नागरिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, देश के नागरिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित किया जा रहा है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। याद रखना, देश का नागरिक, चाहे वह देश की सीमा के अंदर रहकर उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करे या देश से बाहर रहकर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करे, उसे कहा जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, दोनों में हमको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है, तो अभी हमने देखा था जीडीपी क्या होता है, तो एक बार और देख लेते हैं। जीडीपी क्या है कि घरेलू सीमा के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहेंगे, चाहे वह भारतीय द्वारा, इंडियन द्वारा उत्पादित हो, चाहे वह विदेशी द्वारा उत्पादित हो, उसे कहा जाता है जीडीपी। यहाँ हम देखेंगे जीएनपी क्या है। जीएनपी क्या होगा, इसमें देश के नागरिक द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर चाहे घरेलू सीमा के बाहर, याद रखिएगा देश के नागरिक द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर चाहे घरेलू सीमा के बाहर जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है वह होगा जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर देश की सीमा के अंदर विदेशी द्वारा अर्जित आय एम को घटा दिया जाता है और विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय एक्स को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो यहाँ पर हम जब जीएनपी निकालेंगे तो जो हमारा जीडीपी है उसमें जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके द्वारा विदेश में जाकर जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसको जोड़ लिया जाएगा और यहाँ पर एम को माइनस किया जाएगा। यहाँ पर एम क्या है, हमारी देश की सीमा, मतलब घरेलू सीमा के अंदर
जो विदेशियों द्वारा, याद रखिएगा, जो विदेशियों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो जीएनपी निकालने का तरीका है जीडीपी प्लस एक्स। एक्स क्या है? देश नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित है, उसको जोड़ लेंगे, माइनस एम। एम क्या है? देश विदेशियों द्वारा जो हमारे देश में उत्पादन किया जा रहा है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का, उसको माइनस कर दिया जाएगा। क्रय शक्ति समता विधि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, परचेजिंग पावर पारिटी, पीपी मेथड। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पीपीपी मेथड, परचेजिंग पावर पारिटी, क्रय शक्ति समता विधि के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा, पीपीपी मेथड के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है तीसरा, और इसने अभी हाल ही में ही जापान को पीछे किया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 1988 में विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के निर्धारण हेतु किया गया। इस विधि में किसी देश के विशेष की सकल राष्ट्रीय आय को देश के अंदर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि इसका प्रतिपादन क्या है? IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। दूसरा पॉइंट 1988 में। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा, यहाँ पर हम देखेंगे किस आधार पर इसको मापा जाता है। इसको मापा जाता है क्रय शक्ति आधार पर, कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति, वस्तु को खरीदने की पावर क्या है। इसमें राष्ट्रीय आय को देश के अंदर, याद रखिएगा, इसमें सकल राष्ट्रीय आय को देश के अंदर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर जो हम राष्ट्रीय आय देखेंगे, वहाँ लोगों की जो क्रय शक्ति है उसके आधार पर हम देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय आय किस प्रकार निर्धारित है, मतलब उनकी क्रय शक्ति क्या है। और याद रखिएगा चौथा पॉइंट, भारत का स्थान इसमें तीसरा है और इसने हाल ही में ही अभी जापान को पछाड़ा है। प्रति व्यक्ति आय, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय किस तरह निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से आपको भाग देना है और राष्ट्रीय तुम्हारी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो राष्ट्रीय आय में हमें किससे भाग देना है? हरित सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, विश्व बैंक ने संपत्ति के आकलन का एक नया सूचकांक विकसित किया। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने संपत्ति के आकलन का एक नया सूचकांक विकसित किया है। इसके अंतर्गत 3 आयामों को शामिल किया है। पहला, उत्पादित संपत्ति, मतलब जो आप उत्पादन कर रहे हो, जो वह संपत्ति क्या है। दूसरा, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा आपकी जो वन्य जीव, नदी वगैरह है, मतलब आप पॉल्यूशन कर अपनी प्राकृतिक संपदा को नष्ट तो नहीं कर रहे हो, खराब तो नहीं कर रहे हो। और तीसरा पॉइंट, मानव संसाधन, जो मानव संसाधन है वह इसमें शामिल किए जाते हैं। और इस सूचकांक का विकास 1995 में हुआ है। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट। अगला पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान 1868 में, सही कर लीजिएगा, 1868 में दादा भाई नेरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो नोट कीजिएगा, 1931-32 में डॉक्टर V.K. राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की। दोनों पॉइंट अलग पूछे जाते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान किसने लगाया, तो वह है दादा भाई नेरोजी। और सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया, तो वह है डॉक्टर V.K. राव। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह हिंदू वृद्धि दर क्या है। तो याद रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर है जिसका इस्तेमाल आर्थिक सुधारों से पहले GDP के स्थान पर होता था। याद रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर क्या है, इसका प्रयोग आर्थिक सुधारों से पहले, जब भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार होते हैं उससे पहले इसका प्रयोग GDP के स्थान पर किया जाता था। तो आइए जरा देखते हैं इसको। हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। इसका प्रतिपादन डॉक्टर, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर राज कृष्ण ने किया।
1900 प्रतिपादन डॉक्टर राजकृष्ण ने किया। और यहाँ पर देखेंगे जब हमारे सर्वप्रथम आर्थिक सुधार होते हैं 1980 के दशक, मतलब 1950 से 1980 के दशक तक, यहाँ पर हम जीडीपी के स्थान पर किसका प्रयोग करते आ रहे हैं? हिंदू वृद्धि दर का। याद रखिएगा, जीडीपी के स्थान पर हमने किसका इस्तेमाल किया है? हिंदू वृद्धि दर का। कब? जब भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार होते हैं, तो 1950 से 80 के बीच हम हिंदू वृद्धि दर का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, किस समिति की सिफारिश पर हुई और इसका कार्य क्या है। तो जरा देख लेते हैं। 4 अगस्त 1949 को केंद्र सरकार द्वारा कोलकाता स्थित प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की गई, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। तो पहला पॉइंट लिखिएगा समिति। तो समिति कौन सी है? डॉक्टर महालनोबिस, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, और इसकी घोषणा की जाती है 1949 में। दूसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तीसरा पॉइंट, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है राष्ट्रीय आय की गणना करना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है सीएसओ का कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है राष्ट्रीय आय की गणना करना। और जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इसमें 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, इसे कहेंगे हम NSSO। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि किसकी अध्यक्षता में इसकी का गठन किया गया और इसकी स्थापना कब हुई। तो इसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा के अनुसरण में भारतीय सरकार द्वारा 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण की स्थापना की गई। तो लिख लीजिए 1950 में NSS की स्थापना। तब इसे उस समय पर कहा जाता था नेशनल सैंपल सर्वे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें लिखना है 1970 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम रख दिया NSSO, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा पॉइंट, इसके कार्य क्या है? इसके कार्य हैं गरीबी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताना है कि कितने वर्ष के अंतराल पर NSSO अपने आंकड़े प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट, लास्ट टाइम कब इसके आंकड़े दिए गए। दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इस वीडियो से संबंधित PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। सभी वीडियो का PDF आपको वही मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।